नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी डीके में। और आज फिर आपके लिए लेकर आए हैं यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन से संबंधित एक 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जो कि उपयोगी होगा आपकी आने वाली यूपटेट एग्जाम 23 जनवरी 2022 के लिए। तो चलिए और देखते हैं आज के आपकी ईवीएस प्रैक्टिस सेट के कुछ यूनिक क्वेश्चन, जो शायद हो सकता है आपके लिए बिल्कुल नए लगे। तो चलिए बढ़ते हैं इन प्रश्नों की ओर, देखते हैं इन 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारे देश में विस्तृत वनों का सफाया कर दिया गया है और केवल एक ही समष्टि के पौधे उगाए गए। यह आदत प्रोत्साहन देती है। तो देखिए, आप प्रश्न को समझते हैं थोड़ा सा, तो इसमें आपको निश्चित रूप से उत्तर छिपा हुआ मिल जाता है कि जब एक ही समष्टि के पौधे उगाए गए हैं और ये आदत किस प्रकार का प्रोत्साहन देती है, उस क्षेत्र की जैव विविधता, क्षेत्र में एकल फसल को, प्राकृतिक वनों के विकास को, या फिर क्षेत्र के परितंत्र का संरक्षण करती है। तो देखिए, यहाँ पर जब केवल एक ही प्रकार के समष्टि के पौधे उगाए जाएंगे तो जैव विविधता कहाँ रह जाएगी उसके अंदर। तो ये आदत जो है ये प्रोत्साहन देती है उस क्षेत्र में एकल फसल को, यानी कि एक ही प्रकार की फसल को, एक ही प्रकार के पौधों को। तो यहाँ पर निश्चित रूप से बी विकल्प जो होगा ये इसमें हमारा सही उत्तर बनेगा। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से प्राकृतिक स्रोत में से कौन सा नहीं है? यहाँ पर जो स्रोत दे रखे हैं इनमें से प्राकृतिक स्रोत कौन सा नहीं है? सिंपल सा प्रश्न है, आप यहाँ पर देखकर भी उत्तर देख सकते हैं। मृदा, जल, विद्युत, वायु। तो विद्युत जो है ये यहाँ पर प्राकृतिक स्रोत में शामिल नहीं है ना, ये कृत्रिम स्रोत के अंतर्गत शामिल होगी। और इसमें जो सी विकल्प होगा ये इसके लिए सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से सही संयोग युग्म चुनिए जिसमें जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर हमें सही संयोग युग्म का चयन करना है। पहले विकल्प की बात करें, पवन, समुद्र एवं कोयला। तो देखिए, यदि पवन और समुद्र की बात करें तो ये तो प्राकृतिक ही है ना, पर यहाँ पर हमें जीवाश्म ईंधन को देखना है। अब जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इसमें कोयला आ रहा है, तो बाकी दो जो हैं वो इसमें शामिल नहीं है ना। और आगे बात करें केरोसिन, तो देखिए इसमें केरोसिन शामिल हो रहा है, पर पवन एवं ज्वार जो है वो जीवाश्म ईंधन में शामिल नहीं है। सी की बात करें यहाँ पर पवन, लकड़ी एवं सूर्य, तो यहाँ पर जो है तीनों ही जो है ये ऐसा युग्म है कि जिसमें पवन, लकड़ी और सूर्य जीवाश्म ईंधन में शामिल नहीं है। और डी वाले में देखें तो यहाँ पर पेट्रोलियम आ रहा है, ये भी एक जीवाश्म ईंधन है। तो निश्चित रूप से सी विकल्प जो होगा वो एक ऐसा युग्म होगा यहाँ पर जिसमें जीवाश्म ईंधन शामिल नहीं है। तो सी विकल्प इसमें सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से पर्यावरण मित्र क्रियाकलाप का चयन कीजिए। तो हमें यहाँ पर देखना है पर्यावरण मित्र क्रियाकलाप को। और पहला है इसमें आवागमन के लिए कार का उपयोग करना, यानी कि अपनी खुद की कार का। दूसरा है यहाँ पर खरीदारी के लिए पॉलीथीन की थैलियों का उपयोग करना। और सी है यहाँ पर कपड़ों को रंगने के लिए रासायनिक रंगों का इस्तेमाल करना। और डी है सिंचाई के लिए ऊर्जा उत्पन्न करने हेतु पवन चक्की का उपयोग करना। तो बाकी तीन ए, बी, सी को देखते हैं तो ये तीनों जो है पर्यावरण मित्र क्रियाकलाप के अंतर्गत नहीं आते हैं। बाकी डी वाले को हम देखें कि सिंचाई एवं ऊर्जा के लिए पवन चक्की का उपयोग करना, ये हमारे पर्यावरण मित्र क्रियाकलाप के अंतर्गत शामिल होगा, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुँच रहा है और यही इसके लिए हमारा पर्यावरण मित्र क्रियाकलाप इसमें रहेगा। आगे देखें अगले प्रश्न को। तो बाढ़ प्रभावित खड्डों या नालियों में चेक डैम बनाना आवश्यक है, क्योंकि वे, अब देखिए जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं वहाँ पर खड्डों नालियों में चेक डैम क्यों बनाए जाते हैं, उनको बनाना क्यों आवश्यक है? क्योंकि वे सिंचाई के लिए जल का संग्रह करते हैं, ये जल संचय करते हैं तथा मृदा अपरदन को रोकते हैं, भू जल संग्रह करते हैं, या फिर जल को स्थायी रूप से संग्रह करते हैं। तो देखिए, जो खड्डे या नालियों में चेक डैम होते हैं ये स्थायी तो संग्रह नहीं करते हैं और इनसे सिंचाई भी नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जल संचय और भू जल संग्रह करने का कार्य करते हैं, यानी कि यहाँ पर दूसरा और तीसरा जो है वो इसमें सही बात कह रहा है। अब यदि हम इसके विकल्पों को देखें तो यहाँ पर दूसरा और तीसरे के लिए हमारा जो बी विकल्प है वो जिम्मेदार है, और यहाँ पर हमारा उत्तर बन जाएगा बी विकल्प। आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। सफल वन संरक्षण कूटनीति में सम्मिलित होना चाहिए। तो सफल वन संरक्षण कूटनीति में किसे सम्मिलित होना चाहिए? उच्चतम पोषक स्तर के जंतुओं का संरक्षण, केवल उपभोक्ता का संरक्षण, केवल शाकाहारी उपभोक्ताओं का संरक्षण, या फिर सभी भौतिक एवं जैविक घटकों के संरक्षण की योजना।
तो देखिए, एक सफल वन संरक्षण नीति कूटनीति जो होगी वो वही होगी जहां पर सभी भौतिक और जैविक घटकों के संरक्षण की योजना की बात की जाती है। तो डी विकल्प इसके लिए सही बात कर रहा है और यही हमारा इसमें उत्तर होगा। चिपको आंदोलन का प्रमुख संदेश है, तो चिपको आंदोलन का प्रमुख संदेश क्या है? वन संरक्षण के प्रयासों में सामुदायिक भागीदारी या फिर वन संरक्षण के प्रयासों में सामुदायिक भागीदारी को पृथक करना, और सी है यहाँ पर विकास कार्यों के लिए वनों के वृक्षों को काट डालना, और डी है सरकारी एजेंसियों को बिना जवाबदेही के वनों को नष्ट करने का आदेश देने का अधिकार। तो यदि हम बात करें चिपको आंदोलन की, तो चिपको आंदोलन का जो प्रमुख संदेश है वो क्या है, उसका उद्देश्य क्या है? तो वो है वन संरक्षण के प्रयासों में सामूहिक और सामुदायिक भागीदारी का निर्माण हो और सभी इसके प्रयासों में शामिल हो। तो ए विकल्प इसके लिए सही है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, यहाँ पर संक्षिप्त एक शब्द दिया है जिसमें GAP यानी कि गैप का विस्तृत रूप आपको देखना है, और गैप का विस्तृत रूप यहाँ पर क्या होगा? 4 विकल्प आपके सामने है, गवर्नमेंट एजेंसी फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल और ग्रॉस एसिमिलेशन बाय यहाँ पर फोटोसिंथेसिस, और सी है यहाँ पर गंगा एक्शन प्लान, और डी है यहाँ पर गवर्नमेंट एजेंसी फॉर एनिमल प्रोटेक्शन। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं गैप का जो विस्तृत फुल फॉर्म होगा वो यहाँ पर होगा गंगा एक्शन प्लान। जी हाँ, सी विकल्प जो होगा ये यहाँ पर इसका उत्तर होगा, और गंगा एक्शन प्लान जो है ये गंगा की सफाई से संबंधित एक योजना है जिसे नाम दिया गया है संक्षिप्त में गेप। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? यहां पर आपको पहचानना है प्राकृतिक संसाधन जो नहीं है। आम का पेड़, सर्प, पवन या फिर लकड़ी का घर। तो देखिए, यदि लकड़ी के घर की हम बात करें तो ये प्राकृतिक संसाधन में नहीं होगा, क्योंकि प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं? तो प्राकृतिक संसाधन जो है हमारे प्रकृति के द्वारा प्राप्त संसाधन होते हैं। वो जीव भी हो सकते हैं, है ना, वनस्पति भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, और हमारे जो भौतिक कारक हैं वो भी हो सकते हैं। तो लकड़ी का घर है, लकड़ी का घर कोई हमें बना बनाया प्राकृतिक रूप से नहीं मिला है, वो निश्चित रूप से किसी भी मानव ने बनाया है, तो वो एक कृत्रिम संसाधन के अंतर्गत आएगा। आगे देखें, असत्य कथन का चयन कीजिए। तो यहाँ पर हम देखें असत्य कथन को, वनों से हमको विभिन्न प्रकार के उत्पाद मिलते हैं, बिल्कुल सही बात है। और बी है, वनों में अधिकतर पादप विविधता मिलती है, बिल्कुल सही बात है। वन मृदा का संरक्षण नहीं करते, गलत बात है। और डी है, वन जल का संरक्षण करते हैं, तो ये भी सही बात है। तो सी विकल्प जो है ये वन मृदा का संरक्षण नहीं करते, जबकि करते हैं, तो यही इसमें गलत को चुनना था हमें, और यही इसमें हमारा उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है, बंगाल के अरावली वन क्षेत्र में अधिकता है। तो बंगाल के अरावली क्षेत्र वन क्षेत्र में किसकी अधिकता है? टीक वृक्षों की, साल वृक्षों की, बांस वृक्षों की, या फिर मैंग्रोव वृक्षों की। तो यहाँ पर हम देखें तो साल वृक्षों की इसमें अधिकता है, और बी विकल्प इसके लिए सही होगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न आता है, भूमि का जल स्तर क्षीण नहीं होगा किस स्थिति में? वनों के विकास एवं वृद्धि से, ताप विद्युत घरों से, वनों की क्षति एवं वर्षा की कमी से, या फिर उच्च जल मांग वाली फसलों को उगाने से। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि भूमि का जल स्तर कब नहीं नष्ट होगा या कब क्षीण नहीं होगा? जब हम वनों के विकास और वृद्धि करेंगे, तो इनसे क्षीण नहीं होगा। मतलब यहाँ पर पहला विकल्प जो है ए वाला वो इसके लिए बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आता है, बड़े बांध बनाने का विरोध इसलिए है। तो इसके कुछ प्रमुख कारण यहाँ पर बताए गए हैं, जैसे सामाजिक कारण है, आर्थिक है, पर्यावरणीय है, या फिर उपरोक्त सभी है। तो देखिए, बड़े बांध बनाने के पीछे जो विरोध होते हैं वो क्यों होते हैं? तो कहीं वहाँ सामाजिक कारण भी जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो मानव आबादी रहती है उससे दूसरी जगह पर स्थानांतरित करना होता है, वो उनकी ज़मीनें होती है, खेती होती है, वो सब छोड़ना उनको पड़ता है, इसलिए वहाँ पर कई प्रकार के सामाजिक कारण भी बनते हैं। वो छोड़ना नहीं चाहते हैं, और बांध बनाने वाले जो हैं वो उनको वहाँ से हटाना चाहते हैं। ये एक सामाजिक कारण है। इनसे उनकी आर्थिक गतिविधियाँ, आर्थिक कारण भी प्रभावित होते हैं, और साथ ही साथ हमारा कहीं ना कहीं बहुत सारी वनस्पति होगी, पेड़ पौधे होंगे, वो जंगल होंगे, वो भी नष्ट होंगे। तो ये हमारे लिए पर्यावरणीय कारक भी बन जाता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बड़े बांध का बनाने का विरोध इसलिए है क्योंकि यहाँ पर सभी कारण जो हैं विकल्प डी के साथ में जिम्मेदार हैं। तो बिल्कुल डी विकल्प इसके लिए सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। खड़िन, बंदिश, आहार एवं कट्टा आदि प्राचीन परंपरागत संरचनाएं हैं जो निम्न का उदाहरण है।
तो देखिए ये कुछ यहाँ पर जो खड़े नए बंदी से आहार एक कट्टा है, ये प्राचीन परंपरागत संरचनाएं जो किसका उदाहरण है? अन्न भंडारण, काष्ठ भंडारण, जल संग्रहण या मृदा संरक्षण। तो ये सभी जो है जल संग्रहण की पुरानी संरचना है, पुरानी पद्धतियां हैं जो कि जल का संरक्षण करने में उपयोग में लाई जाती है, जल का संग्रहण करने में उपयोग में लाई जाती थी। तो यहाँ पर सी विकल्प होगा, जल संग्रहण की ये संरचनाएं हैं। चलिए आगे देखें अगले प्रश्न को। प्रवाल भित्तियाँ कितनी प्रकार की होती है? तो देखिए प्रवाल भित्तियाँ 2, 3, 4 या फिर 5 प्रकार की। तो यहाँ पर हम बात करें प्रवाल भित्ति की, तो प्रवाल भित्तियाँ जो होती हैं मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। तटीय प्रवाल भित्ति, अवरोधक प्रवाल भित्ति और प्रवाल वलय भित्ति। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के देखने को मिलते हैं और यहाँ पर 3 हमारा उत्तर हो जाएगा। प्रवाल विरंजन किसे कहते हैं? तो देखिए प्रवाल विरंजन जो होता है ये किसे कहेंगे? कवकों के श्वेत होने को, शैवालों के श्वेत होने को, या बैक्टीरिया के श्वेत होने को, या फिर उपरोक्त सभी के श्वेत होने को। तो यदि हम देखें यहाँ पर तो शैवालों के श्वेत होने को प्रवाल विरंजन कहा जाता है और इसके लिए जो बी विकल्प होगा वो इसमें सही होगा। चलिए आगे देखेंगे अगले प्रश्न को। बंगाल की खाड़ी की लवणता कम तथा अरब सागर की लवणता अधिक होती है, अब इसके पीछे क्या प्रमुख कारण है? तो यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए हैं, इनके हिसाब से आपको उत्तर का चयन कर लेना है। तो यहाँ पर हम बात करें यदि बंगाल की खाड़ी की लवणता कम और अरब सागर की ज़्यादा है, तो निश्चित रूप से जिसमें लवणता ज़्यादा हो रही है और किसमें कम हो रही है, तो इसके पीछे क्या प्रमुख कारण है? तो यदि हम देखें तो यहाँ पर पहले चारों विकल्पों को देखें। बंगाल की खाड़ी में उष्णकटिबंधीय चक्रवात अधिक आते हैं जबकि अरब सागर में कम। तो चक्रवात से यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। बंगाल की खाड़ी विषुवत वृत्त के ज़्यादा निकट है जबकि अरब सागर दूर है और यहाँ पर इसका भी कोई मतलब नहीं है। सी विकल्प की बात करें, बंगाल की खाड़ी में महासागरीय जलधाराओं का प्रवाह ज़्यादा रहता है जबकि अरब सागर में कम रहता है। अब देखिए डी वाले विकल्प को देखते हैं, तो इसमें बताया है बंगाल की खाड़ी में नदियों के द्वारा अधिक मात्रा में ताजे जल का प्रवाह होता है। बिल्कुल सही बात। जब ताज़ा जल का प्रवाह जब अधिक होगा तो वहाँ पर लवणता कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी। जबकि अरब सागर में ताजे जल की कम प्राप्ति होती है, इसलिए उसमें लवणता कैसी है? ज़्यादा है। तो निश्चित रूप से यही कारण जिम्मेदार है इनकी लवणता के पीछे। आगे देखें, फोबोस और डिमोस जो है निम्नलिखित में से किसके 2 उपग्रह हैं? तो फोबोस और डिमोस जो है शनि, मंगल या बुध या फिर शुक्र। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये मंगल ग्रह के जो हैं उपग्रह हैं 2, जिन्हें फोबोस और डिमोस कहा जाता है। चलिए आगे देखिए अगले प्रश्न को। तो अगला प्रश्न आता है इसमें, निम्न में से किस नदी को वन की आशा कहा जाता है? यहाँ पर है लूनी, बाणगंगा, बनास या फिर चंबल को। तो यहाँ पर जो बनास नदी है इसे कहा जाता है वन की आशा। तो यहाँ पर सी विकल्प जो होगा ये इसके लिए सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? तो यहाँ पर आहार श्रृंखला का निर्माण कौन से जीव कर रहे हैं या कौन से विकल्प में हो रहा है, ये हमें देखना है। पहला बताया है घास, गेहूं, आम। तो देखिए घास, गेहूं, आम जो है तीनों ही यहाँ पर उत्पादक की भूमिका में है और यहाँ पर कोई भी उपभोक्ता नहीं है। तो यहाँ पर आहार श्रृंखला इसमें नहीं बन रही है, यानी कि मतलब यहाँ पर पहला विकल्प तो हमारा फेल हो गया। दूसरे की बात करें तो घास है, बकरी है, मानव है। देखिए बी वाला जो है वो निश्चित रूप से यहाँ पर बन रहा है, क्योंकि घास को बकरी खाएगी, बकरी को मानव खा सकता है, क्योंकि मानव मांसाहारी भी होते हैं, है ना। तो यहाँ पर बी वाला विकल्प बन रहा है। अब सी की बात करें, बलरी तथा गाय, हाथी। तो इसके अंतर्गत हम देखें तो यहाँ पर भी आहार श्रृंखला इसमें नहीं बन रही है। और डी वाले की बात करें, घास, मछली तथा बकरी, तो इसमें भी निश्चित रूप से यहाँ पर नहीं बन रही है ना, क्योंकि मछली, बकरी आदि को खाने वाले कोई नहीं है। तो यहाँ पर बी विकल्प जो होगा ये बना रहा है आहार श्रृंखला का निर्माण। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं? यहाँ पर है बाजार जाते समय सामान के लिए कपड़े का थैला ले जाना, और बिल्कुल सही बात है, हमें कपड़े का थैला लेके जाना चाहिए क्योंकि हम वहाँ से पॉलीथीन में सामान नहीं लेके आएंगे। तो निश्चित रूप से हमारा व्यवहार पर्यावरण मित्र का व्यवहार कहलाएगा। बी की बात करें, कार्य समाप्त हो जाने पर लाइट, बल्ब तथा पंखे का स्विच बंद करना। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमें ऊर्जा की बचत करना, ये भी हमारे पर्यावरण मित्र का व्यवहार है। माँ के द्वारा स्कूटर से विद्यालय छोड़ने के बजाय तुम्हारा विद्यालय तक पैदल जाना,
ये भी बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पर डी है उपरोक्त तो सभी, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये सभी कारण यदि हम अपनाते हैं, विकल्प को अपनाते हैं, तो हमारा व्यवहार बिल्कुल पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाएगा। चलिए आगे देखें अगले प्रश्न को। प्राकृतिक स्रोतों की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा। प्राकृतिक स्रोत वे वस्तुएं होती है जो, देखिए हम प्राकृतिक वस्तुएं किन्हें कह सकते हैं, जो केवल भूमि पर मौजूद हो, या फिर बी है यहाँ पर प्रकृति का एक उपहार है जो मानव जाति के लिए बहुत लाभदायक होता है, और सी है यहाँ पर मानव निर्मित वस्तुएं जो प्रकृति में रखी गई है, और डी है केवल जंगलों में मिलेगी। तो देखिए बी वाला विकल्प क्या कह रहा है कि प्रकृति का एक उपहार है और जो मानव जाति के लिए बहुत लाभदायक होता है, वही हमारे लिए प्राकृतिक स्रोत की सही परिभाषा को दर्शाते हैं। तो बी विकल्प इसमें सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है कि फ्रेश वाटर पौधे एवं जंतुओं के जीवन संचालन के लिए सर्वश्रेष्ठ पीएच रेंज क्या होगी। तो देखिए कि ताज़ा जल जो है, शुद्ध जल जो है, उसमें जंतु और पौधे के लिए जीवन संचालन के लिए सर्वश्रेष्ठ पीएच रेंज उसकी कितनी होना चाहिए। तो यहाँ पर हम यदि बात करें तो शुद्ध जल का पीएच आप जानते हैं, तो वही पीएच रेंज इसमें होना चाहिए 6.5 से 7.5 के बीच में, यानी कि इस रेंज के बीच में जल होना चाहिए। आगे देखें अगले प्रश्न को। निम्न में से कौन सा मानव रचित परितंत्र है। यहाँ पर है पोखर, खेत, झील, जंगल। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो खेत होगा ये एक कृत्रिम परितंत्र होगा, यहाँ पर मानव रचित होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी आहार श्रृंखला में तृतीय पोषण स्तर सदैव पर होते हैं। तो हम किसी भी आहार श्रृंखला की बात करें तो उसमें तृतीय पोषण स्तर जो होगा वहाँ पर सदैव कौन होते हैं, मांसाहारी, शाकाहारी, अपघटक या फिर उत्पादक। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर तृतीय पोषण स्तर की, और वहाँ पर सदैव में देखने को मिलेंगे मांसाहारी। तो पहला विकल्प इसके लिए सही है। आगे बढ़ते हैं। एक परितंत्र में होते हैं सभी सजीव, सभी अजैव वस्तुएं, या फिर सभी सजीव एवं अजैव वस्तुएं, या फिर कभी सजीव कभी अजैव वस्तुएं। तो एक जो परितंत्र होता है वहाँ पर हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि इसमें सभी सजीव एवं अजैव वस्तुएं हो सकती हैं, और सी विकल्प होगा इसके लिए सही। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दी गई खाद्य श्रृंखला में मान लीजिए कि चतुर्थ पोषण स्तर पर 5 किलो जूल ऊर्जा की मात्रा है, तो उपभोक्ता स्तर पर कितनी ऊर्जा उपलब्ध होगी। तो देखिए जब हम ऊर्जा का जो प्रवाह होता है या स्थानांतरण होता है तो उसे हम देखते हैं, तो पहले उत्पादक होता, फिर प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीयक, तृतीयक, और इस प्रकार से ये अंत में पहुंचती है। तो यहाँ पर जो ऊर्जा होगी उस ऊर्जा का एक 10% हिस्सा यहाँ जाता है, 10% उसके आगे में जाएगा, इसका 10 इसके आगे जाएगा, इस प्रकार से यहाँ जाएगा। तो यहाँ पर बोला है कि चतुर्थ पोषण स्तर पर 5 किलो जूल ऊर्जा प्राप्त हो रही, तो फर्स्ट में कितनी थी ये हमसे पूछ रहा है। और यहाँ पर उसको दिखाया भी गया कि घास है, घास से टिड्डे, टिड्डे से मेंढक, मेंढक से सर्प, सर्प से चील में। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर चील या बाज जो भी गिद्ध है उसको 5 किलो जूल ऊर्जा प्राप्त हुई, तो यहाँ पर घास पर वो ऊर्जा कितनी थी। तो निश्चित रूप से यहाँ पर 10% ऊर्जा जो है वो ट्रांसफ़र हो रही है, तो यहाँ पर हो जाता है 5000 किलो जूल, और इसके लिए जो डी विकल्प होगा वो सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, ओजोन परत का क्षरण मुख्य रूप से इस कारण होता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और अक्सर पूछा भी जाता है, सरल भी है और आप उत्तर भी जानते हैं। तो यहाँ पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो इसके लिए जिम्मेदार है ओजोन परत के क्षरण के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। वे जीव जो अकार्बनिक यौगिक से विकिरण ऊर्जा का प्रयोग करके कार्बोहाइड्रेट में संश्लेषण करते हैं क्या कहलाते हैं। तो देखिए वे जीव जो अकार्बनिक यौगिक से विकिरण ऊर्जा का प्रयोग करते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करेंगे तो उन्हें हम क्या कहेंगे, अपघटक, उत्पादक, शाकाहारी, मांसाहारी। तो उन जीवों को हम कहेंगे उत्पादक, क्योंकि पौधे उत्पादक होते हैं और वही सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं। तो बी विकल्प इसमें सही होगा। चलिए उत्पादक हमारा उत्तर हो जाएगा इसके अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, उच्चतर पोषण स्तर के जीव जो निम्न पोषण स्तर से अनेक प्रकार के जीवों के पोषण के लिए निर्भर होते हैं या बनाते हैं।
तो यहाँ पर देखिए बोला गया है कि निम्न पोषण स्तर के अनेक प्रकार के जीवों पर पोषण के लिए निर्भर होते हैं, तो उस हम क्या कहेंगे, आहार जाल या परितंत्र का पिरामिड, परितंत्र या फिर आहार श्रृंखला। तो देखिए श्रृंखला जो होती है वो एक चेन रूप में होती है इस प्रकार से, पर जब अलग अलग तरह के जीव, कोई इसको खाने वाला इधर से भी है इधर से भी है, तो वहाँ पर एक जाल का निर्माण होता है और उसे हम कहते हैं आहार या खाद्य जाल, जहाँ पर एक जीव अनेक परितंत्र के जीवों को उपयोग करता है, उन भोजन के लिए उन पर निर्भर रहेगा। तो इसमें पहला विकल्प होगा आहार जाल या खाद्य जाल। तो दोस्तों यहाँ पर आज के हमारे पर्यावरण अध्ययन के संबंधित 30 प्रश्न इसमें समाप्त होते हैं। अब एक प्रश्न आपको मिलता है अपने लिए, इसका उत्तर आपको कमेंट्स करके देना है। परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव होता है, एक देशिक, द्विदेशिक या बहुदेशिक देशिक, या फिर डी है कोई निश्चित दिशा नहीं। तो इसका उत्तर आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि इसका उत्तर क्या रहेगा। और यहीं पर आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं। क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके बता सकते हैं, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं जल्दी ही एक और नए किसी अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।